नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, सोचिए दिन का समय है, एक मेन हाईवे हाँ। और एक कपल अपनी बाइक पर जा रहा है और अचानक एक कार उन्हें रोकती है। ओके। और इरादा सिर्फ लूटपाट का नहीं है, क्योंकि जब विरोध होता है तो गोलियां भी चलती हैं। और ये जैसा आपने कहा कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये असल में हुआ है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुई एक असल घटना। और इस तरह की घटनाएं वो हमें अंदर तक हिला देती हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी हाईवे रॉबरी और गोलीबारी की घटना की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जैसे जागरण और इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स हैं और कुछ यूट्यूब चैनलों की खबरें भी हैं जो एक थोड़ी अलग ही कहानी बता रही हैं। अच्छा। हाँ, तो मिशन ये है कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर ये समझा जाए कि असल में हुआ क्या, पुलिस क्या कर रही है और सबसे जरूरी इस एक घटना से हमें समाज और सुरक्षा के बारे में क्या पता चलता है। बिल्कुल, चलिए इस मामले को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले कहानी को शुरू से समझते हैं। सीन क्या था? जगह थी मैनपुरी का करहल मार्ग। करहल मार्ग? हाँ, सिंघपुर नहर पुल के पास का इलाका। एक दंपति दिलीप और उनकी पत्नी दिव्या अपनी बाइक पर थे। ठीक है। दोपहर का वक्त, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, जब तक कि एक कार ने उन्हें ओवरटेक करके रोक नहीं लिया। और उन कार सवारों का इरादा एकदम साफ था। वो दिलीप और दिव्या से उनके गहने, पैसे, मोबाइल फोन यही सब छीनना चाहते थे। हाँ, यहाँ तक ये एक टिपिकल हाईवे रॉबरी का मामला लगता है, जो दुख की बात है कि हम सुनते रहते हैं। हाँ। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अक्सर ऐसे मामलों में लोग डरकर अपना सामान दे देते हैं जान बचाने के लिए। बिल्कुल, जो शायद समझदारी भी है। पर दिलीप और दिव्या ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने विरोध किया। और इसी विरोध का जवाब बदमाशों ने गोली चलाकर दिया। और यहीं पर हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि ये एक एक्शन, ये गोली चलाना उस अपराध के पूरे कैरेक्टर को बदल देता है। कैसे? ये कोई आम चोरी या मौका देखकर की गई लूट नहीं रह जाती। यहां अपराधियों के बारे में दो बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली चीज है उनकी बेखौफी, उनकी हिम्मत। सोचिए, ये घटना रात के अंधेरे में किसी सुनसान गली में नहीं हो रही। नहीं, दिन में हो रही है। हाँ, दिन के बीच में एक चलते हुए हाईवे पर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनके मन में पकड़े जाने का या किसी के देख लेने का डर लगभग जीरो है। ये तो सिस्टम को एक तरह की चुनौती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिस्टम को कितना कमजोर समझते हैं। ये तो है, दिन दहाड़े ऐसा करना वाकई बहुत हिम्मत की बात है। और दूसरी चीज, आपने कहा था दो बातें पता चलती हैं। दूसरी चीज वो और भी ज्यादा डराने वाली है। वो है हिंसा का नेचर। हिंसा का नेचर? हाँ, क्रिमिनोलॉजी में हम अक्सर दो तरह की हिंसा की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव। इंस्ट्रूमेंटल हिंसा वो है जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे डराने के लिए चाकू दिखाना। ओके, मतलब लूट का मकसद पूरा करने के लिए। एग्जैक्टली। उनका लूट का मकसद इंस्ट्रूमेंटल था, यानी सामान हासिल करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने विरोध का सामना किया, उन्होंने गोली चला दी। ये एक्सप्रेसिव हिंसा है। इसका मकसद सिर्फ सामान छीनना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है अपनी पार दिखाना, अपना दबदबा कायम करना, ये कहना कि तुमने हमें चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की। बाप रे। और जब किसी अपराध में ये दोनों तरह की हिंसा एक साथ दिखती हैं, तो ये इशारा करता है कि अपराधी बेहद खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो सिर्फ लुटेरे नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया एंगल है। और इस एक्सप्रेसिव हिंसा का नतीजा वो भयानक था। गोली लगने से दिलीप और दिव्या दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। जाहिर उनकी हालत काफी गंभीर थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उनकी पहली प्राथमिकता तो घायलों को अस्पताल पहुंचाना ही थी। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस उन्हें पहले जिला अस्पताल लेकर गई। लेकिन गोलियों के जख्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उन्हें शायद ऐसी सर्जरी या देखभाल की जरूरत थी जिसकी सुविधा शायद वहां नहीं थी। बिल्कुल, इसीलिए चोटों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए सफाई पीजीआई रेफर करना पड़ा। और ये रेफर किया जाना भी अपने आप में कहानी का एक अहम हिस्सा है। सही बात है, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक सच्चाई को भी दिखाता है। छोटे शहरों या जिला अस्पतालों में अक्सर टॉप क्लास स्पेशलिस्ट और उपकरण नहीं होते, खासकर ऐसे ट्रॉमा केस के लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे में मरीज को किसी बड़े और बेहतर सुविधाओं वाले मेडिकल सेंटर जैसे कि यहाँ पीजीआई में रेफर करना ही उनकी जान बचाने का एकमात्र तरीका होता है। वो गोल्डन आवर वाली बात। एग्जैक्टली। ये फैसला उस गोल्डन आवर में लिया गया सबसे जरूरी फैसला हो सकता है।
ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में एक अच्छी रेफरल प्रणाली कितनी जरूरी है। तो एक तरफ डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस अपनी लड़ाई शुरू कर रही थी उन लोगों को ढूंढने की जो इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन पुलिस ने ये लड़ाई कैसे लड़ी, बस यहीं पर कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। और यहीं से किसी भी बड़ी आपराधिक घटना के बाद सूचना का प्रवाह यानी इंफॉर्मेशन फ्लो समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है। पहले बात करते हैं उस आधिकारिक जानकारी की जो ज्यादातर मेन स्ट्रीम न्यूज स्रोतों में जैसे जागरण की रिपोर्ट में सामने आई है। ठीक है। इसके मुताबिक पुलिस ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, FIR दर्ज हो गई है और लुटेरों की तलाश के लिए कई टीमें बना दी गई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जांच जारी है। हाँ, वही स्टैंडर्ड पुलिस प्रोसीजर जो हमें आमतौर पे सुनने को मिलता है। ये एक बहुत ही सदा हुआ, कैलकुलेटेड और सेफ। क्यों? क्योंकि पुलिस किसी भी जानकारी की पूरी तरह पुष्टि होने तक कोई दावा नहीं करना चाहती जिससे बाद में उन्हें पीछे ना हटना पड़े। ये उनका तरीका है इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का। बिल्कुल। लेकिन जहां मेन स्ट्रीम मीडिया एक सधी हुई लाइन पर चल रहा था, वहीं कुछ यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल मीडिया पोर्टल्स पर एक अलग ही कहानी पक रही थी। अच्छा। हाँ, इन रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस ने महज 15 घंटे के अंदर ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। 15 घंटे के अंदर? ये तो बहुत तेज हुआ। किस तरह की कार्रवाई का दावा था? दावा ये था कि एक मुठभेड़ हुई, एक एनकाउंटर। हाँ, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया और पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। ओके। लेकिन यहाँ एक कैच है। स्रोतों में ये भी कहा गया है कि इस पर अलग अलग विवरण हैं, यानी कहानी पूरी तरह से साफ नहीं है, डिटेल्स मैच नहीं कर रही हैं। और ये जो दो अलग अलग नैरेटिव्स है ना, ये फैसिनेट करते हैं। ये आज के मीडिया इकोसिस्टम का परफेक्ट उदाहरण है। वो कैसे? होता क्या है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम यानी सूचना का खालीपन पैदा हो जाता है। आधिकारिक स्रोत जैसे पुलिस वो सतर्कता बरतते हैं और धीरे धीरे जानकारी देते हैं। और इस खालीपन को कोई तो भरेगा। एग्जैक्टली। उस खालीपन को भरने के लिए डिजिटल मीडिया तेजी से आगे आता है क्योंकि उनकी करेंसी स्पीड है। सबसे पहले खबर ब्रेक करनी है। हाँ, इस जल्दबाजी में कभी कभी अपुष्ट सुनी सुनाई बातें भी रिपोर्ट हो जाती हैं। ऊपर से पुलिस पर भी समाज और मीडिया का जबरदस्त प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी कोई नतीजा दिखाओ, कोई एक्शन लो। इसी दबाव के चलते कई बार मुठभेड़ जैसी खबरें बहुत तेजी से सामने आती हैं, चाहे बाद में उनकी कहानी बदल जाए। लेकिन क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि जब जनता में इतना गुस्सा और डर हो तो कोई भी जानकारी, भले ही वो पूरी तरह कंफर्म ना हो, एक टोटल ऑफिशियल चुप्पी से तो बेहतर है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। कम से कम लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है। हाँ, ये इस स्थिति की जटिलता है। लोगों को आश्वासन चाहिए होता है, ये बात सही है। लेकिन जरा एक पल के लिए उस परिवार के बारे में सोचिए, दिलीप और दिव्या के परिवार वाले। ओह हाँ। वो पहले से ही इस भयानक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब उन्हें एक तरफ से खबर मिलती है कि पुलिस अभी ढूंढ रही है और दूसरी तरफ से खबर आती है कि एनकाउंटर हो गया, एक पकड़ा गया। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। ये सूचना का केओस उनके दुख और कंफ्यूजन को कई गुना बढ़ा सकता है। सच तक पहुंचना जरूरी है, पर आधे अधूरे सच वो कभी कभी और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। सही बात है, ये पहलू तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखें और घटना की गंभीरता का आकलन करें तो तस्वीर काफी डरावनी लगती है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को फिर से देखते हैं। एक पब्लिक हाईवे, दिन का समय। लुटेरे सिर्फ डरा नहीं रहे हैं, उनके पास हथियार हैं और वो गोली चलाने से हिचकते नहीं हैं। और नतीजा ये कि दो लोग, एक परिवार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस घटना को एक रूटीन क्राइम से कहीं ज्यादा बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, पुलिस का अपना रुख। हमारे स्रोतों से ये साफ है कि पुलिस खुद इस मामले को एक गंभीर मामला मान रही है। हाँ। ये सिर्फ एक फाइल पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब होगा। बहुत गहरा मतलब है। जब पुलिस या प्रशासन किसी मामले को आधिकारिक तौर पर गंभीर कहता है तो वो सिर्फ अपराध की बात नहीं कर रहे होते। तो फिर वो उसके सामाजिक असर की बात कर रहे होते हैं। वो ये मान रहे हैं कि इस एक घटना में समाज में बड़े पैमाने पर डर और असुरक्षा फैलाने की क्षमता है। ये एक तरह का सिग्नल है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मतलब ये हमला सिर्फ दिलीप और दिव्या पर नहीं था? बिल्कुल नहीं। ऐसी घटनाएं समाज के सुरक्षा बोध यानी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पर सीधा हमला होती हैं।
ये उस भरोसे पर हमला है जो हम घर से बाहर निकलते हुए सिस्टम पर करते हैं। जब आम लोग सुनते या पढ़ते हैं कि दिन दहाड़े एक मुख्य सड़क पर किसी को लूटकर गोली मारी जा सकती है, तो उनके मन में एक सवाल उठता है। हाँ, सवाल उठता है, अगर वहां ऐसा हो सकता है तो फिर सुरक्षित जगह कौन सी है? सही बात है। ये डर उस अपराध के असर को कई गुना बढ़ा देता है और यही इसे एक गंभीर मामला बनाता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि मैनपुरी में एक दंपति के साथ एक बेहद दुस्साहसिक और हिंसक लूट की वारदात हुई, जिसमें उन्हें सिर्फ लूटा नहीं गया बल्कि विरोध करने पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी बल्कि पावर का एक क्रूर प्रदर्शन था। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि घटना के बाद सूचना कैसे दो धाराओं में बटी। एक तरफ जांच जारी होने की सधी हुई आधिकारिक बात थी, जो धीमी लेकिन वेरीफाइड थी, तो दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया में 15 घंटे के भीतर ही एक मुठभेड़ और आरोपी के पकड़े जाने के तेज तर्रार दावे किए जा रहे थे, जिनके विवरण भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। और ये दोनों कहानियां एक साथ चल रही थीं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत अहम सवाल उठता है और मेरे ख्याल से ये आज की चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। बताइए। जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो हम सब सच जानना चाहते हैं और जल्दी जानना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में खबर हम तक एक साफ नदी की तरह नहीं बल्कि एक तूफानी बाढ़ की तरह पहुंचती है। इसमें आधिकारिक पुष्टि की धीमी धारा भी होती है और सोशल मीडिया की तेज लहरें भी। हाँ, ये तो है। ऐसे में एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका जवाब है एक मेंटल फिल्टर तैयार करना। मेंटल फिल्टर? हाँ, जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज, खासकर किसी एनकाउंटर जैसी खबर आए, तो उसे दिमाग में कंफर्म्ड की कैटेगरी में नहीं बल्कि प्रोविजनल यानी अस्थायी कैटेगरी में डालें। ओके। उसे एक कच्ची जानकारी की तरह देखें और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करें। सच तक पहुंचने के इस प्रक्रिया में जल्दबाजी में किसी एक नैरेटिव को मान लेना हमें सच्चाई से और दूर कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी खबर सही है, सवाल ये है कि हम सूचना के सैलाब को नेविगेट करना कैसे सीखते हैं। ये सोचने वाली बात है।